आप खुद ही वो कर लीजिए। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 11। ठीक है अब्दुल गनी, पेज नंबर 11। क्या रह गया था हमारा जो प्रीवियस था? डिफॉरेस्टेशन, है ना, ये रह गया था। अब क्या है कि अनदर रीजन फॉर द इंक्रीज, आप लोग अपने अपने इस पे देखिए, पेज नंबर 11 पे देखिए। Another reason for the increase of carbon dioxide in the atmosphere is that the number of forests on Earth is decreasing. More and more trees are being cut down to make space for agriculture, houses and factories. Trees act as the lungs of the earth. They take in carbon dioxide. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? And release oxygen in the air. This way, the air gets purified. Since there are not as many trees to do this for us, carbon dioxide is getting added to the atmosphere and not being replaced with oxygen. अब ये क्या है? Deforestation क्या है? You know what is deforestation? जी अब्दुल गनी, tell me. Deforestation, what's deforestation? जो दरख्तों का काटना होता है ना, जो दरख्त काट देते हैं लोग, शजरकारी कटिंग जिसे काट देते हैं, उसे उसके कटाव को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जैसे फजा में कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे की एक वजह यह भी है कि जमीन पर दरख्तों की तादाद जो है उसे कम कर दिया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा दरख्त काटे जा रहे हैं ताकि ज़राअत। कौन सा पेज है बेटा? सबसे पहले मैंने जैसे ही स्टार्ट लिया था ना, मैंने पेज नंबर 11 बताया था, क्यों हमारा प्रीवियस जो चैप्टर था ना वो है क्लाइमेट जो हमारा थोड़ा सा रह गया था ना, डिफॉरेस्टेशन, उस पे बात कर रही हूँ। 11 पेज नंबर 11। ठीक है जी आमना आबिद। तो अब मैं इसकी आपको उर्दू बता रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त काटे जा रहे हैं, इसी वजह से फिजा में, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों हो गई है? दरख्त की कटाव की वजह से, दरख्त काटने की वजह से। ताकि क्या हो, क्यों कटाव कर रहे हैं ये लोग, क्यों काट रहे हैं? ताकि ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर को और मकानात को, फैक्ट्रियों को इन दरख्तों की जगह पर लगाया जा सके। और आपको पता ही है कि दरख्त जो है वो लंग्स का काम करते हैं, यानी फेफड़ों का काम करते हैं जमीन के लिए, अर्थ के लिए हमारी। अब क्या है, ट्रीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जब्त करते हैं और ऑक्सीजन हवा में रिलीज करते हैं या शामिल करते हैं, और इस तरह फिजा आलूदगी से पाक हो जाती है। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, 2 सेकंड बैठो, स्क्रीन शेयर करके देता हूं। हाँ बेटा, तो उससे प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। ये स्क्रीन शॉट देख लीजिए अपना। डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको समझाया, ये मैंने आपको पढ़ा भी है। और ये देखें आगे हम क्या पढ़े इसको, कि ये क्यों डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है? ताकि वहां पर दरख्त लगाए जा सके, दरख्त को हटा के वो दरख्त जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह लगा सके और मकानात बना सके। इससे ये लोग दरख्तों को गिरा के ये चीजें कर रहे हैं ताकि दरख्तों की जगह, लेकिन दरख्तों के काटना जो है वो खराबी का बाइस होगा, और वो जो एटमोसफियर में है वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो पोल्यूशन होती है ना, वो दरख्त अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं
अपने अंदर जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो अब क्या है कि इस तरह फजा आलूदगी से पाक हो जाती है। जब ये सारा प्रोसेस होता है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन हो जाता है, क्योंकि दरख्तों की तादाद अब ज्यादा नहीं रही है, लिहाजा माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हो रहा है और उनकी जगह ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसलिए आप लोगों को देखा होगा सांस का प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, कि सांस नहीं आ रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया है। इस वजह से जो है पोल्यूशन की वजह से, फैक्ट्रीज का धुआं हो गया, जो ये सारी चीजें होती है ना, ये गाड़ियों का धुआं है, ये सारी चीजें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिजा में, एटमॉस्फेयर में फैला देती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसलिए दरख्त को काटना सही नहीं है। अच्छा, पेज नंबर 12 को देखिए अब आप जल्दी से, क्योंकि हम ये प्रीवियस कर रहे हैं ना, इस वजह से हम इसको लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों का कंटिन्यू चलता रहे और कोई चीज मिस ना हो। Ways you can help reduce the effect of climate change. Number one, be energy efficient. Use less electricity. Turn off the light when nobody in the room. Use energy efficient lighting. Number 2, save water by turning off tap when not in use. Number 3, completely turn off electrical appliances. जो appliances हैं वो electrical appliances जो हैं वो बंद कर दिए जाएं, such as computers and television when they are not in use. अब ये क्या है, नंबर फर्स्ट क्या है, वो तरीके हैं ये जिनके जरिए से आबो हवाई मतलब जो के तवानाई को, बिजली को बचाया जा सकता है। वो कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले तो बिजली कम खर्च करें, और जब कमरे में कोई ना बैठा हो तो क्या करें, लाइटें ऑफ कर दें, है ना। और एनर्जी सिर्फ इसी जरूरत पर ही खर्च करें, यानी कि लाइटिंग वगैरह जो भी अगर वहां नहीं बैठे हो तो उसको ऑफ कर दें, ताकि हम उसको एनर्जी को वेस्ट ना हो, हम सेव कर सके। सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टेप व्हेन नॉट इन यूज। अगर नल को बंद कर दें, पानी को जाया होने से बचाएं, पानी की बचत करें। ठीक है। कंप्लीटली द टर्न ऑफ अप्लायंसेस, यानी अप्लायंसेस वगैरह बंद कर दें जिसमें लाइक कंप्यूटर, लाइक टेलीविजन, ये चीजें होती हैं, ये अगर यूज में नहीं है तो आप इसको ऑफ कर दें और इसको बिला वजह में ऑन करके ना रखें। बट आप लोग यू कैन यार, आप लोग सुन सकते हैं, मुझे सुन रहे हैं ना? कोई बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे जवाब तो दें। Yes, teacher. ओके अच्छा, नंबर 4 पॉइंट देखिए, प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो दरख्त हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि अपने अंदर जब्स करते हैं। नंबर 5, वॉक और यूज अ बाइसिकल rather than traveling in vehicles whenever you can। अगर हो सके तो आप पैदल चलें या साइकिल इस्तेमाल करें, गाड़ियां इस्तेमाल ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि उसमें धुआं भी होता है ना। जितना हो सके, अगर आप कुछ दूर पैदल जाना चाह रहे हैं और आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई गाड़ी यूज करें, तो आप पैदल ही चले जाएं। अगर थोड़ी दूर का सफर है तो उसके लिए बाइक यूज ना करें, क्योंकि उससे अब आप जितना चलाएंगे तो धुआं तो होगा ही ना, पोल्यूशन तो होगी एनवायरनमेंट में। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा डिस्टेंस है या इतना है कि आप आसानी पैदल जा सकते हैं तो चले जाएं। और इसके लिए आप बाइसिकल यूज कर सकते हैं, वो साइकिल यूज कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 6, ड्राई क्लोथ्स अंडर द सन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्लोथ्स ड्रायर। ड्राई क्लोथ्स अंडर द सन, यानी कि अपने जो कपड़े हैं वो धूप में सुखाएं और ड्रायर मशीन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। नंबर 7, recycle paper, metal, glass and some plastic can be recycled. Don't just bin it by the plastic when photographing or printing. Use both sides of paper। जैसे कि अगर आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं या फिर फोटोग्राफी करवा रहे हैं तो उसके दोनों साइड यूज करें, यानी कि एक में प्रिंट करवाया दूसरा आपने खाली फेंक दिया, तो खाली छोड़ दिया तो इसमें जाया होगा, वेस्ट होगा। तो रिसाइकिल पेपर से मेटल, ग्लास, यानी कि इन चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? क्लास 5th। Yes. ओके Yes, teacher. Yes, teacher. ओके ओके। हाँ, कौन सा पॉइंट है हमारा? विच वन पॉइंट? 8। 8. Wash clothes in cold or warm, not hot water. Use a minimum amount of detergents for washing, as more detergent means more रिंसिंग, यानी कि कम से कम डिटर्जेंट यूज कीजिए। अगर आप ज्यादा डिटर्जेंट यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, क्या चीज वेस्ट होगी जी, क्या चीज वेस्ट होगी? अगर हम ज्यादा डिटर्जेंट या ज्यादा हम साबुन यूज करेंगे, कपड़ों में ज्यादा डाल दिया एक्स्ट्रा, तो क्या होगा उससे? बोले ना।
ज्यादा पानी भी तो यूज होगा ना, फिर वाटर ज्यादा यूज होगा, ज्यादा डिटर्जेंट यूज कर लेंगे अपने कपड़ों में, अपने क्लोथ्स में, तो क्या होगा, पानी वाटर वेस्ट होगा। जितना ज्यादा डालेंगे उतना ही ज्यादा पानी डाल के उसको हमें वॉश करना पड़ेगा क्लोथ्स को, है ना। इसलिए इसलिए कम से कम जो है वो यूज करें पानी। अच्छा, नंबर 9 देखें, बी वेयर ऑफ व्हाट हैपन टू योर रबिश बट keep stuff out of landfill sites. Kitchen and garden waste can be composted, recycled. अच्छा, क्या है ये कि इस बात का ख्याल रखें घर के कचरे का क्या करना है, यानी कि घर का कचरा जो है वो किसी एक जगह डालेंगे, यानी कि हम हर जगह डाल रहे हैं, जो एक जगह हमने मखसूस की हुई है वहीं पे ही उसको जो है वो रिसाइकिल के लिए डाला जाए, या कहीं फेंक दिया जाए इसको, ठीक है, इधर उधर ना डाला जाए। तो आप लोग की समझ में सारे पॉइंट्स आ गए, या मैं Yes. अगेन जी मैं अच्छा समझ में आ गए। आ गया, ओके। पेज नंबर 13 देखिए, पेज नंबर 13 देखिए। अच्छा बेटा, पेज नंबर 13 पर आए। द प्लेस विद द हाईएस्ट अमाउंट एनुअल रेनफॉल, तो कितनी रेनफॉल है यहाँ, द हिल स्टेशन ऑफ मरी में कितनी, 1789.3 मिलीमीटर। आप लोग को मैं जूम कर रही हूँ, आप लोग यहाँ उतार सकते हैं इसको, आप लोग अपनी अपनी बुक्स में इसको कर लीजिए। द हिल स्टेशन ऑफ मरी 1789.1789.3 मिलीमीटर, ठीक है। यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस पेज, नहीं से यू पूरी कैन सी लाइन दिस पढ़नी है। नहीं नहीं, सिर्फ आपने क्या है कि द हिल स्टेशन ऑफ मरी 1789.3 मिलीमीटर। ओके। अच्छा, नंबर 2 देखें, द प्लेस विद द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल, कहाँ पे बिल्कुल लोएस्ट, बिल्कुल कम जो रेनफॉल है। आप लोग जरा सा रिव्यू दें मुझे, जो चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था आपने, तो रिव्यू जरा दें कि कहाँ सबसे ज्यादा कम बारिश होती है, जल्दी बोलिए, कराची। जहन में है कुछ, नहीं, नौकंडी है, नौकंडी है ना, नौकंडी के वो जो एक प्लेस, वन प्लेस एक है, वहां पे क्या है, 35.3 मिलीमीटर बारिश एनुअल रेनफॉल है वहां नौकंडी में, ठीक है, ये लिखा हुआ आप लोग देख लीजिए। नंबर 3 देखिए, द प्लेस विद द लोएस्ट एवरेज विंटर टेम्परेचर, विंटर टेम्परेचर क्या होता है वहाँ, कितना कहाँ पर होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, लोएस्ट एवरेज विंटर टेम्परेचर कोटा में होता है 2.0 सेंटीग्रेड, कोटा 2.0 सेंटीग्रेड। पेज नंबर 13 है बेटा, ये पेज नंबर 13 है ये। अच्छा, नंबर 4 देखिए, द प्लेस विद द हाईएस्ट एवरेज समर टेम्परेचर, नंबर 3 को बड़ा करें। ओके ओके, मैंने जूम किया है, ठीक है, कोटा 2.0 सेंटीग्रेड, ठीक है। नंबर 4, द प्लेस विद द हाईएस्ट एवरेज समर टेम्परेचर जैकबाबाद 36.9 सेंटीग्रेड, 36.9 सेंटीग्रेड जैकबाबाद का है, ठीक है। नंबर 5 देखिए, जैकबाबाद 36.9 सेंटीग्रेड। हो गया मैं। अच्छा, कंपेयर, अब कंपेयर करना है, कंपेयर द क्लाइमेट्स ऑफ मरी एंड कोयटा, हाउ आर दे लाइक अलाइक एंड हाउ डू दे डिफरेंट, क्या डिफरेंट है इसका, डिफरेंस क्या क्या है मरी का और कोयटा का। तो द एवरेज विंटर टेम्परेचर इन कोयटा कैन गो एज लो -22 centigrade, and the average temperature in summer can also go high to 25.6 centigrade, whereas Marie's average winter temperature is 33.7 centigrade and maximum temperature in summer is 20.6 centigrade. Marie gets 1789.3 millimeter of rain annual, and Koita gets 260.8 millimeter. Both the places have half temperature. However, Marie gets a lot more rainfall. Koita, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो वो आप जूम भी करके देख सकेंगे और बाद में देख लीजिएगा। मेरा बड़ा जी। जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, वो फिर आप बाद में जूम कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बी देखें, फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी अभी हम ट्रू फॉल्स पर हैं। ट्रू फॉल्स ये इसी के नीचे रीड एंड मार्क द सेंटेंसेस बेलो एज ट्रू और ट्रू और फॉल्स। क्या है? प्लेसेस नियर द पोल्स आर ऑफन वेरी वार्म। पोल्स, जो पोल्स के नजदीक जो भी जो है जो उसका वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, वार्म होता है या कोल्ड होता है जो पोल्स पर होता है? कुछ जहन में है आप लोगों के? जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो जो वहाँ का क्लाइमेट है वो क्या होता है, कोल्ड होता है या हॉट होता है? कोल्ड होता है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो पोल वगैरह पे जो होता है वो वार्म होता है। तो ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, क्योंकि हम जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखते हैं तो वहां पर ठंडक होती है, यानी गर्म सर्दी होती है, तो इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। नंबर 2 देखें, पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स बिल्ड हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स। जो जहाँ पर जो लोग रहते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स जहाँ पर होता है, जहाँ पर सर्दी होती है, वहाँ पे घर कैसे होता है? हाँ, जो स्लोपिंग रूफ जो होती है ना, जो आपने मरी में, हाँ आपने मरी में देखे होंगे, जो सब वहाँ पे जो रूफ होती है ना वो टेढ़ी होती है ना, इस पे तो बर्फ अगर वहाँ पे बर्फ गिरी है तो वो फिसल के नीचे आ जाती है, तो इस तरह के रूफ वो लोग यूज करते हैं, वो लोग इस तरह बनाते हैं, फ्लैट नहीं होती, क्योंकि अगर फ्लैट होगी तो वहाँ बर्फ जम जाएगी, इसलिए हाउस होता है। हाँ जी, सही जी, राइट। नंबर 3 देखें, मरी हैज अ वेरी ड्राई क्लाइमेट विद लिटिल रेनफॉल। मरी में क्या है, बहुत कम बारिश होती है, और क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ज्यादा ड्राई होता है क्या? हाँ जी, क्योंकि मरी में रेन भी है टू मच है, और जो वहाँ का क्लाइमेट है वो ड्राई नहीं होता है, तो ये है दिस इज फॉल्स। नंबर 4, क्लाइमेट इफेक्ट हाउ वी लिव। क्लाइमेट इफेक्ट हाउ वी लिव, क्लाइमेट जो है वो हमारे जो हमारे जिंदगी गुजारने के तरीके का है उसे अफेक्ट करता है ना, उस पर असरअंदाज होता है। ट्रू है ना, हाँ होता है, हमारे ड्रेसेस पर होता है, हमारे जो है उस पर फूड पर होता है, तो जो उस पर इफेक्ट होता है। यस, राइट आंसर। नंबर 5, यस, wheat needs a lot of heat and rainfall to grow well। जो हमारी जो जो गंदम जो है वो गंदम जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी में होती है, और बहुत ज्यादा गर्मी में ही होती है, लेकिन इसके लिए गर्मी में तो नहीं पैदावार होती, इसके तो ये मोतदल जो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना ज्यादा गर्मी हो, हाँ ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो वेट के लिए, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ओके बताओ। अच्छा, पेज नंबर 14 देखिए, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14, ये देखो जी, बोला जो मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, बस आप पहले का काम दिखा दे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ओके। जी खाजिया, सबसे पहले तो आप ये ले लीजिएगा, पेज नंबर 13, ठीक है, क्लाइमेट पेज नंबर 13, इसके बाद पेज नंबर 14, ये दो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया। ओके, अच्छा, अब ये क्या है, विदाउट नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, विदाउट द ग्रीन हाउसेस गैसेस द अर्थ वुड बी वेरी डैश। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो अर्थ क्या हो जाती है, चिल हो जाती है, ठीक है। Without greenhouses gases, the earth would be very chilly with temperature falling to -17 degree Fahrenheit, डिग्री सेंटीग्रेड। तो चिली यानी कि बहुत ज्यादा ठंडक हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2 देखिए, द यूज ऑफ
fuels increases the amount of greenhouse gases in the atmosphere. क्या चीज हम फजा में गैसेस बढ़ जाएं तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बढ़ेंगी, तभी तो गर्मी यानी कि इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होगी, फिर माहौल में थोड़ी हीट हो जाएगी। नंबर 3, प्लांट्स एंड ट्रीज ऑब्जर्व डैश। कौन से जो ट्रीज हैं वो कौन सी गैस जो है वो ऑब्जर्व करते हैं? जी लिखा हुआ तो है सामने, देख के ही बोल दें। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? प्लांट्स अपने अंदर जज्ब करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और कौन सी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये बात जहन में रहे आप लोगों के। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जज्ब करते हैं, तो माहौल जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्लीन हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि दरख्त लगाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो माहौल को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। जो हमारे ट्रीज हैं वो एटमॉस्फेयर को क्लीन कर देते हैं ताकि हम सांस ले सकें अच्छी आबो हवा में। जब भी तो कोई बीमार होता तो कहते हैं ना कि नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, आबो हवा चेंज करें, अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, कहते हैं ना। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो वहाँ का पोल्यूशन नहीं होती है ना वहाँ पे, क्योंकि गाड़ियों का धुआं हुआ ये चीजें नहीं होती है वहाँ। और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ ज्यादातर गाड़ियां वगैरह, जैसे कराची शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना, इसलिए पोल्यूशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। इस वजह से लोग बीमार भी जल्दी पड़ जाते हैं इसी वजह से। अच्छा नंबर 4 देखिए, द मेन एनर्जी रिसोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज डैश। किस चीज से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज किया जा रहा है? कोल को, यानी कोयले को यूज किया जा रहा है। नंबर 5 देखिए, वॉकिंग एंड साइकिलिंग इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट बिकॉज क्या है? डजंट कॉज पोल्यूशन। क्या है? डजंट कॉज पोल्यूशन। पोल्यूशन की डजंट कॉज पोल्यूशन यानी कि अगर आप वॉक करते हैं, आप साइकिल से जाते हैं और आप इस तरह से माहौल को क्या करते हैं, धुआं तो नहीं हो रहा ना, हम साइकिल यूज करें उसमें कौन सा धुआं होगा? तो वो पोल्यूशन को हमारे खराब नहीं करेगा। डजंट कॉज पोल्यूशन, पोल्यूशन तो नहीं फैलाएगा ना, तो डजंट कॉज पोल्यूशन, है ना। तो ये जो है अब इसमें है, इसलिए कहते हैं ना कि वॉक पे जाएं, वॉकिंग करें, ज्यादा से ज्यादा चलें। अगर थोड़ी सी दूर जाना है कहीं तो उसके लिए साइकिल यूज करें, बाइसाइकिल यानी कि बाइक यूज ना करें, यानी वो चीजें यूज ना करें इसमें धुआं हो और पोल्यूशन में और इजाफा हो। नंबर 6 देखें, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप डैश इन द एटमोस्फियर। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस क्या पकड़ती हैं? हीट को, गर्मी पैदा करती हैं, एटमोस्फियर को गर्म करती हैं। तो क्या है? हीट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हीट का, ठीक है। ओके बेटा, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिएगा अब आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 12 पर देखिए। क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 12 पर देखिए। नंबर आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, मिस एक मिनट रुके, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। इसका लें पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ले लें। Look at the map on page 8 and note the line of latitude which divide the world into the climate region. अगर आप पेज नंबर 8 पर देखेंगे तो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है वो डिवाइड करती है दुनिया को कितने रीजन में, ये सारे रीजन दिए हुए क्लाइमेट रीजन में कन्वर्ट करती है लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो ये है इसका आंसर। द नंबर 1 है द आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन सर्किल, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन एंड द इक्वेटर। तो ये इसको जो क्लाइमेटिक रीजन जो है वो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ कैन प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। क्या मतलब है? जो दरख्त उगाने से हमारा मौसम कैसे तब्दील होता है, कैसे तब्दील होता है हमारा मौसम? अगर हम दरख्त बहुत ज्यादा लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे तो उससे हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो सकता है? तो इसका आंसर ये देखिएगा, trees act as the lungs of the earth. They take in carbon dioxide, which is the main cause of climate change, and release oxygen in the air. This way the air gets purified
प्यूरिफाइड। ठीक है, अब ये क्या है कि दरख्त दुनिया के लिए किस चीज का काम करते हैं? लंग्स का काम करते हैं। बेटा ये आपको बाद में जो है ये काम आप बाद में कर लीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, वक्त तो हो ही जाएगा आप लोगों को, समझ लीजिए पहले इसका आंसर्स क्या है, कि क्वेश्चन क्या है कि ट्रीज उगाने से यानी लगाने से हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है। तो दरख्त हमारे लिए क्या काम करते हैं? लंग्स का काम करते हैं, है ना, फेफड़े, जो कि उसको प्यूरिफाइड करते हैं एटमॉस्फेयर को। वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही बड़ी वजह है कि जिससे मौसम चेंज हो जाता है, और ऑक्सीजन हवा में रिलीज कर देते हैं। इस तरह से हवा जो है वो क्लीन हो जाती। ठीक है, ठीक है, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं बेटा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। ओके मिस। हाँ ठीक है, और ऑक्सीजन हवा में रिलीज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, और इसका मतलब ये है। ओके, अच्छा 3 देखिए अब आप। इन व्हाट वेज डज क्लाइमेट इफेक्ट आवर लिव? अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पहले 2 समझ में आ गया ना, कि इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं और जज्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे कि दरख्त अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, जो कि पोल्यूशन होता है, धुआं वगैरह होता है, और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हमारे लिए, ताकि हम अच्छी तरह सांस ले सकें, यानी एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और दरख्त ना काटें, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन व्हाट वेज डज क्लाइमेट इफेक्ट आवर लिव? किस तरह से आबोहवा हमारी जिंदगी को मुतासर करती है, यानी कि क्लाइमेट हमारी जो जिंदगी है उसको किस तरह से उस पर असरअंदाज होती है, इफेक्ट डालती है। आंसर क्या है इसका? क्लाइमेट इफेक्ट हाउ वी लिव, द काइंड ऑफ हाउसेस वी लिव इन, द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वेयर, और एक्टिविटीज एंड वर्क, एंड द वे वी स्पेंड अवर टाइम इंडोर एंड आउटडोर। आबो हवा हमारे रहने के अंदाज को मुतासर करती है, जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, जो खाते हैं, जो जो कुछ हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, और जो दूसरे काम हम सरगर्मियों यानी कि जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, उस पे क्या करती है? असरअंदाज होती है, इंडोर या आउटडोर। तो ये देखें ना, जैसे सर्दियां होती है तो हम गर्म कपड़े, ये रहा, ये देखें इन व्हाट वेज, ये रहा, मैं ऊपर कर देती हूँ, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। वो जो है ना 1 2 3, ये तो आप लोग खुद ही इसको सीक्वेंस में ले आइएगा। ठीक है, इन व्हाट वेज डज क्लाइमेट इफेक्ट आवर लिव? तो इसका मैं आपको यही समझा रही हूँ कि आबोहवा हमारे रहने के अंदाज को मुतासर करती है घरों में जिसमें हम रहते हैं। अब देखिए, क्लाइमेट इफेक्ट हाउ वी लिव, द काइंड ऑफ हाउसेस वी लिव इन, द फूड वी ईट, the clothes we wear, our activities and work, the way we spend our time indoor and outdoor। तो इस तरह के घरों में हम रहते हैं, हम खाते हैं, इस पर असरअंदाज होती है। और जो है हम खाते हैं, जो हम सरगर्मियाँ यानी कि एक्टिविटीज हम करते हैं, उस पर भी असरअंदाज होती है, इंडोर या आउटडोर, अंदर घर में रहकर या घर से बाहर। जैसे कि हम गर्मियों में जो है हम लॉन के कपड़े ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि गर्मी हो रही होती है। सर्दियों में हम जो है गर्म कपड़े यानी स्वेटर वगैरह यूज कर रहे होते हैं, हम ड्राई फ्रूट यूज कर रहे होते हैं, सर्दियों में उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। हमारे हमारे पास हम मूंगफली चिरौंजी वगैरह कितना यूज कर रहे होते हैं ना, ज्यादातर मूंगफलियां यूज कर रहे होते हैं। तो ये ड्राई जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें। और अगर गर्मियों में जो हम हल्की गजाएं खाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी नहीं यूज कर रहे होते, हम ज्यादातर जो है पंखों में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, या हम खुली फिजाओं में चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हम इन्वायरमेंट का हमारी लाइफ पे बहुत असर होता है। गर्मियों में पानी की तफरीहात पे भी जाते हैं, जैसे हॉग्स पे चले गए, पैराडाइज चले गए, इस तरह से भी हम पानी की तफरीहात भी कर रहे होते हैं, ताकि हम कुछ थोड़ा सा हमें हम कुछ अच्छा कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, what are some of the factors that influence climate? The temperature, the amount of rainfall, the direction and frequency of winds, and the presence of hills and mountains are the factors that influence the climate. नंबर 4, वो कौन से अवामिल हैं, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट पर असरअंदाज होते हैं? कौन कौन से होते हैं? दर्जा हरारत यानी हीट, गर्मी या सर्दी, और कितनी बारिशें हो रही है, कहाँ, कितना उनका, कितनी उनकी अमाउंट है, और मतलब कितनी रेनफॉल हो रही है, या हवा का रुख कितना तेज है, और हवा का दबाव कितना, पहाड़ वगैरह, सारे फैक्टर्स जो होते हैं हमारे क्लाइमेट पर असरअंदाज होते हैं, यानी हमारी आबोहवा पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा नंबर 5 देखें।
कहाँ है? नंबर 5 देखें कि मिस उसको कह दो जी मिस पीडीएफ व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। नंबर 5 व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली क्या होती है, मौसमियाती तब्दीली क्या होती है। नंबर 5 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्टूडेंट्स बोलिए। शॉट ले शॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी। अच्छा बात सुने मेरी स्टूडेंट्स, ये आपको पीडीएफ भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इतना परेशान ना हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप बार मैं आपको यहाँ समझाने के लिए सब कुछ आपको शो कर रही हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन आंसर समझ सकें। आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, climate change is the phenomenon that occurs when there is a change in the climate pattern of a region or on a global scale from the mid to late 20th century onwards। बता रही हूँ आपको, the increased level of फिफ्थ है बेटा, 5 है। Level of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperature on earth। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5, किसी रीजन में जब मौसमियाती तब्दीली आती है तो इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यानी हम देखते हैं जैसे 20 सेंचुरी में यानी 20वीं सदी में अभी तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड फजा में बहुत ज्यादा फैल गई है, बढ़ गई है, इसकी जो तादाद थी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 20वीं सदी से लेकर अब तक जो हमारा एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया है, इसलिए दुनिया का दर्जे हरारत जो है वो भी बढ़ गया है, यानी एटमॉस्फेयर अर्थ का बढ़ गया है, हीट बढ़ गई है, यानी गर्मियां ज्यादा हो गई, यानी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ग्लेशियर्स है ना वो पिघल रहे हैं, इस वजह से क्या है जमीन का दर्जा हरारत यानी हीट जो है वो बढ़ गई है, यानी गर्मी ज्यादा हो गई है। इसी वजह से तो देखें अंटार्कटिका में जो है ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो गए, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है दर्जा हरारत वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से वहां हीट की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघलने शुरू हो गए। तो जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जा रहा है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर पर है ना, पोल्यूशन से, धुएं से, जो मिलों का धुआं है, गैस का है, इस तरह की चीजों से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया है। तो दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और जैसे जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। हमें इंसानी जिंदगी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हमें जीने के लिए कौन सी क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जो दरख्त इसलिए कहते हैं ना कि हम ट्रीज को ना काटें, ट्रीज लगाएं। आप लोग भी लगाइए अपने घर में ट्रीज, है ना, ताकि हमारा एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट है वो साफ हो जाए, फिजा क्लीन हो सके दरख्तों की ही वजह से। तो ये मिल लगा रहे होते हैं या फिर कुछ इस तरह से जो है फैक्ट्रीज वगैरह लगाने की वजह से लोग दरख्त काट रहे हैं, तो इस ये भी सही नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको समझा दिया है। अब आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 2 पर। ठीक है बेटा, आप देखिए मैंने इसकी जो एक्सरसाइज है आप लोगों को करवा दी है, ये सारा काम आप क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा, फिर ये सारी एक्सरसाइज वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाएं आप आवर कंट्री पर। आवर कंट्री पर आ जाइए, पेज नंबर 35 ओपन। बोलिए जी बेटा बोलिए। वो भी कॉपी में करना है? कौन सा वाला? जो अभी आपने बुक में ट्रू फॉल्स करवाए? नहीं देखो देखें, जो बुक में जो क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवाए ना अभी आपको समझाया है, ये कॉपी में होंगे 5 क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। 5 क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में होंगे जी। मैं बोली थी आपसे कि ना पहला चैप्टर मैप है जो आपने आज करवाया है। मैप तो मैं करवा चुकी हूँ, वो तो स्कूल में भी हो गया था और मैं वैसे भी ऑनलाइन। मैप है। दूसरा चैप्टर क्लाइमेट अभी आपने करवाया। क्लाइमेट हो गया, मैं 3rd पर आ गई हूँ, आवर कंट्री पर। थर्ड आ गई ना, मतलब तीसरा चैप्टर शुरू करा ना आपने, मुझे उसके हिसाब से पता हाँ चलेगा। जी 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 3rd है। साइंस तो की क्लास नहीं होगी इसके बाद जो है जी होगी। अच्छा। इसके बाद मिस आयशा क्लास लेंगी, वो साइंस की होगी। अभी मैं अपनी एसएसटी की क्लास ले रही हूँ जी। अच्छा नहीं, मैंने कहा टाइम के हिसाब से तो एसएसटी क्लास का टाइम तो खत्म हो चुका है ना मेरे ख्याल से। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, जब होगा। नहीं यही टाइमिंग है मेरे, और अभी नहीं हुआ,
क्योंकि जब टाइम होगा तो ये खुद ही ऑफ हो जाएगा। मिस आयशा जो वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हम अवर कंट्री पर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स बेटा 35 पेज नंबर, ओपन योर पेज ऑन 35, यू कैन सी। Are you proud of your country? Can you name things about Pakistan that make you happy? Let us look at some of the things that make Pakistan a wonderful country to live. अच्छा बेटा, अच्छा मैं एक बात और प्रीवियस आपसे पूछना चाहूंगी। मैप्स जो हैं उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं और उसके जो भी ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स थे वो आप लोग कॉपी में अच्छी तरह से कीजिएगा और बहुत ज्यादा क्लीन वर्क कीजिएगा, ठीक है। और क्लाइमेट के भी। तो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान का ज्योग्राफिया। आवर कंट्री, हमारा मुल्क। पाकिस्तान बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ है। जोग्राफियाई लिहाज से हमारा मुल्क जो है वो मुस्लिम ममालिक के दरमियान में वाक़ है। यानी कि हम अगर अपने सराउंडिंग में देखें, अतराफ में देखें तो ईरान है हमारे साथ, और कौन कौन से कंट्रीज हैं जी जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब, ईरान, ओमान, ये सब हमारे करीब ही है, इतने ज़्यादा दूर भी नहीं है। और मस्कत है, सऊदी अरब है, दुबई है, ये सारे ईरान है, इराक है, ठीक है, अफगानिस्तान, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज है जो हमारे बिल्कुल हमारे साथ ही हैं, करीब करीब ही हैं। तो हमारा मुल्क मुस्लिम ममालिक के दरमियान में वाक़ है। और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 19 करोड़ से भी ज्यादा है। तो हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। और क्या आपको अपने मुल्क पे फख्र है? होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क, अल्लाह ताला ने हर चीज हमारे मुल्क को दी है। तो क्या आप पाकिस्तान के बारे में ऐसी चीजों का नाम दे सकते हैं जिससे आप खुश हों या आपको अच्छा लगे? तो आए हम पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जो पाकिस्तान को रहने के लिए एक खूबसूरत, एक हैरत अंगेज मुल्क के तौर पे सामने लाता है, बनाता है। क्या क्या है पाकिस्तान में? अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट, अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट। क्या है ये? इफ यू ट्रैवल, अगर आप सफर करें फ्रॉम वन एंड ऑफ पाकिस्तान टू द अदर, पाकिस्तान के एरिया में या इधर से उधर, यू विल सी, आप देखेंगे दैट पाकिस्तान इज फुल ऑफ कंट्रास्ट। दिस मीन्स दैट सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। To the south, you will see the stretch of the Makaran coastline along the Arabian Sea. Further island in Balochistan are the plateaus and desert rich in minerals. Towards the east are hot, dusty plains and the dunes of the third desert. अब क्या क्या है? अगर आप पाकिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफर करते हैं तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की जगह यानी कि मुतजाद है, यानी कहीं पे लैंड है, कहीं पर प्लेटोज हैं, कहीं पर ग्रीनी है, कहीं माउंटेन्स हैं। इस तरह से पाकिस्तान बिल्कुल अलग अलग जो है इसके प्लेसेस हैं और उनका एनवायरनमेंट भी अलग है। जैसे कि अभी आप कराची में हैं तो कराची का एनवायरनमेंट अभी यहाँ का दजहरात अलग है, अगर आप मरी जाएंगे तो वहाँ का कुछ और होगा टेम्परेचर, है ना। तो इस तरह से पाकिस्तान मुल्क तो एक है लेकिन प्लेसेस में एटमॉस्फेयर अलग अलग है, अलग अलग। कहीं पर हम जो है वो कर सकते हैं ज़रात, यानी कि हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, यानी हम जो है वो दरख्त उगा सकते हैं, यानी हम सब्जियां उगा सकते हैं, फ्रूट्स उगा सकते हैं। वो ज़मीन अच्छी है, फर्टाइल है। कहीं की इस तरह से जैसे कि पंजाब की ज़मीन बहुत ज़्यादा, जो वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है। तो हम देखेंगे इसका मतलब है ज़मीन के कुछ हिस्से दूसरों से यानी मुख्तलिफ है। अब साउथ की जानिब अगर आप देखेंगे तो बहरे अरब के साथ साथ क्या है, मकरान का साहिली इलाका फैला हुआ यानी बलूचिस्तान का, जो कि अभी आप जो है ये इसमें देख सकते हैं, यू कैन सी दिस मैप। इससे आगे बलूचिस्तान के अंदर प्लेटोस हैं, वो प्लेटो हैं यानी सतह मुर्तज़ा है, और रेगिस्तान है यानी कि डेजर्ट्स हैं जो कि मिनरल्स यानी मादनियात से भरे हुए हैं, यानी बहुत मिनरल्स हैं। वहाँ सोना है, चांदी है, वहाँ कोल भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वहाँ से निकाली जा सकती हैं। ईस्ट यानी मशरिक की तरफ गर्द आलूद मैदान है यानी डेजर्ट है, जैसे कि थर के रेगिस्तान के टीले हैं। पेज नंबर 36 पर देखिए अब आप।
पहले आप 35 पे देख लें। आप ये लैंड देख रहे हैं, कहीं कुछ है अ सैटेलाइट व्यू ऑफ पाकिस्तान, सैटेलाइट से इसका व्यू देखें तो आपको अंदाजा होगा। अगर आप सैटेलाइट से इसका व्यू देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि देखें जमीन यहाँ की कहीं ग्रीनी है, कहीं लैंड है। अच्छा बेटा, अब मिस शाजिया जो है, हम इतना ज्यादा मैं बोल रही हूँ कि मैं देख ही नहीं सकी कि हमारा टाइम अप है। मिस आयशा जो है वो क्लास ज्वाइन करेंगी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला हम इसको दोबारा से सब यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम बिलीव कर रहे हैं क्लास। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। सब ठीक है? दवाइयाँ ले रहे हैं, नींद आ रही है सुभान? अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। टीचर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं? ठीक है? हाउ आर यू ऑल? और आई एम फाइन। होमवर्क कर लिया सबने? हैव यू डन योर होमवर्क? नो मिस। यस। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नहीं टीचर। वालेकुम अस्सलाम। अनाबिया पे, अनाबिया पे। प्रेजेंटेशन हाँ जी। गूगल ड्राइव पे लो ना, ड्राइव पे। तुम ड्राइव पे नहीं आए? और सब ठीक है सब बेटा? क्या कर रहे हैं बेटा? आराम से बैठिए और सब खामोश रहिएगा जब मैं क्लास स्टार्ट करूं आपकी। तो आप सब मेरे साथ साथ ठीक है रहिएगा। ओपन योर बुक। पता है आप लोग कौन सा यूनिट कर चुके थे? अस्सलाम वालेकुम। चलो अब काम करते हैं। टिबलेटा, डोंट टॉक टू ईच अदर, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है? और यहाँ पे हम अपना यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, लाइव फंक्शन। वी हैव रेड यूनिट 1 एंड 2, है ना? हम 2 यूनिट पढ़ चुके हैं अपने। कौन से 2 यूनिट? यूनिट 1 एंड 2। और हैव यू डन योर होमवर्क? आप सब होमवर्क कर चुके हैं यस। है ना? तो और अब कंप्लीट बेटा पीडीएफ सेंड की थी ना आपको? पीडीएफ सेंड की थी? होमवर्क की पीडीएफ सेंड की थी एम्बेसी पे? कर लिया। यस मिस हो गया। हो गया ना? वेरी गुड। मिस नहीं अब आया हम हमारे पास तो। आप कौन बेटा? आपका नाम बताइए मुझे। मिस जवेरिया जहरान। जवेरिया जहरान। आप मेरे पास वैसे भी नहीं है, आप उस पे भी नहीं आ रही है व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप पे आइए तो फिर मैं आपको ज्वाइन करूँ ना। आप तो व्हाट्सएप पे भी नहीं है। पहले तो आप कनेक्टेड थे, अब नहीं है, ठीक है? स्कूल के नाम आपने स्क्रीन शेयर किए? नहीं बेटा, ये आपके पास स्लाइड आ रही है? नहीं, स्क्रीन की स्क्रीन शेयर नहीं की? जी आपके पास स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही ना, ब्लैक आ रहा है, इसीलिए मैं पूछ रही मैं हूँ। सही Black देख आ रही रहा हूँ स्क्रीन तो। ओके ओके, आई विल चेक। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। से लेके पकड़ो पेज। इसको रख लो ना बिटिया। पकड़ के रखो पूरा एक ब्लैक घंटा। चलिए जी, वो कर रहे हैं, ठीक है?
अभी आपको शेयर हो जाएगी, ठीक है। हम स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए यूनिट हमारा चला है यूनिट 3 लाइफ फंक्शन। ओपन योर बुक। किस चाहिए करा लो। बेटा, हाँ बेटा, अब शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, बस बस टीचर आपका नजर आ रहा है ना सबको? टीचर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, इससे पहले कोई काम तो नहीं हुआ? बेटा हो चुका है यूनिट 1 एंड 2। 1 तो मैं आपको बिफोर लॉकडाउन करवा चुकी थी क्लास में, और यूनिट 2 मैंने ऑनलाइन लेक्चर दिया था आपको यूनिट 2 का, और उसी में सेंड भी की थी पीडीएफ, अभी रिसेंट सेंड किया आपको और आपने की होगी उसमें, है ना? अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, सबका नजर आ रहा है, स्लाइड नजर आ रही है यूनिट 3 की, ठीक है। और ओपन योर बुक पेज नंबर 22। ओपन योर बुक पेज नंबर 22 यूनिट 3 लाइफ फंक्शंस। अच्छा, अब आपको पता है कि आप ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। आपने पीछे प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था कि आपके तमाम लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है? टू लिव एंड ग्रो, है ना? टू लिव एंड ग्रो एंड गेन एनर्जी। आपको जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए आपको फूड की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी जो है हम कहाँ यूज करते हैं, आपको पता है? हम एनर्जी कहाँ यूज करते हैं अपनी तमाम लाइफ प्रोसेस में? हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमारी लाइफ के बहुत सारे फंक्शन हैं हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे जिंदगी के लिए बहुत सारे। बेटा पे हाथ रख लेते हैं जब जमाई होती है। गनी, आपको नींद आ रही है? हाँ, आज भी आप यही कर रहे हैं। एक सुभान को बहुत नींद आ रही है। बेटा आप ऐसी जमाइयाँ नहीं लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। आप तो सारे लोग देख रहे होंगे आपको जब आपका चैनल पे टीचर आपका आपकी लेक्चर सही से जाएगा। आवाज नहीं आ रही। आप अपना वो चेक कीजिए, हैंड फ्री चेक कीजिए, सही लगा है? आप चेक कीजिए, सारे बच्चों को तो आ रही है, सबको आ रही है ना मेरे आवाज? आप सबको आ रही है? तो इनको क्यों नहीं आ रही है? अभी अपना हैंड फ्री चेक कीजिए बेटा, आपका सही नहीं लगा होगा, ठीक है ना? आ रही है। तो ओके ओके, तो अब आप खामोशी से सुनिएगा, पीछे बोलिएगा। इंटरप्शन करने से क्या होता है, लेक्चर थोड़ा सा वो हो जाता है, कंटिन्यूटी खराब हो जाती है, ठीक है। सबने ओपन की भी है ना बुक, है ना? तो अब मैं क्या बता रही थी कि हमें हमारी लाइफ के लिए बहुत सारे तो नहीं, देयर आर 7 प्रोसेसेस इन आवर लाइफ। लाइफ प्रोसेस के, हमारे लाइफ फंक्शंस के लिए, फंक्शंस क्या होता है? टू डू वर्क, टास्क, वर्किंग। हमारी बॉडी की वर्किंग जो है वो 6 लाइफ प्रोसेसेस होती है। तो जो 6 हमारे 7 प्रोसेस है लाइफ के, वो के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम फूड लेते हैं। अब वो लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? देयर इज अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। बेशुमार लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट भी हैं, एनिमल्स भी हैं, different animals and plants हैं। There are some things which all living things do to do। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो तमाम लिविंग थिंग्स करती हैं, और these living things perform these functions to stay alive। ये जो काम है, ये जो फंक्शंस हैं, ये किस लिए होते हैं? हमें जिंदा रहने के लिए होते हैं, है ना? लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो सांस लेती हैं। अब ये कहते हैं ना, जो जिंदा होती हैं, जो सांस लेती हैं, जो खाना खाती हैं, जो मूव करती हैं, ये सारी प्रोसेसेस है, लाइफ के प्रोसेसेस है। इसी से पता चलता है कि ये लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग, देयर आर 7 लाइफ प्रोसेसेस और फंक्शंस, ठीक है। कितने लाइफ प्रोसेसेस होते हैं? 7 होते हैं। 7 लाइफ प्रोसेस होते हैं, विच आर मूवमेंट, ग्रोथ, नीड फूड, कैरी आउट अ प्रोसेस, रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, सांस टीचर लेने आपकी का। आवाज सही से नहीं आ रही।
मैंने आपको पहले भी कहा आप अपना हैंड फ्री चेक कीजिए, आपके हैंड फ्री में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। टीचर आपकी और आवाज कट कट के आ रही है। क्यों आ रही है कट कट के? बाकी सबको तो ऐसी नहीं आ रही। नहीं, आपको ऐसी आवाज आ रही है? नो मिस, सबको सही आ रही है? नो मिस, एकदम अच्छी आवाज आ रही है, क्लियर। और हाँ, तो उससे इनके आपके बात भी नहीं हो रही। बेटा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा आपके, तो देखिए या फिर अपना हैंड फ्री चेक कीजिए, उसको सही से लगाइए और वॉल्यूम चेक कीजिए कि सही है, ठीक है। या आप यहाँ से अपने आप को म्यूट कर दीजिए, ठीक है, अपने आप को म्यूट कीजिए, मेरी आवाज आपको क्लियर आएगी। तो all living things have 7 life processes which are grow, growth, movement, food, respiration, waste substance का यानी excretion, reproduction and sensitivity. These are the 7 life processes in all human in all living things. सारी living things के अंदर होता है। तो हम तरतीब बार हम सारे लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ते चले आएंगे। नंबर 1 है पेज नंबर 23 पर आइए। ये है हमारा मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट में क्या होता है कि ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। आपको पता है तमाम ज्यादा चीजें मूव करती हैं, लेकिन सबके मूवमेंट के जो मूवमेंट के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट है। मोस्ट एनिमल्स कैन मूव देयर होल बॉडी। ज्यादातर एनिमल्स अपनी पूरी बॉडी मूव करते हैं, बट प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टेन पार्ट्स। प्लांट के कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं। प्लांट्स ओपन देयर लीव्स एंड टर्न टू फेस टू द सन। जब प्लांट अपने लीव्स खोलते हैं तो किस वक्त खोलते हैं? जब सन राइज करता है। और जैसे जैसे सन सेट होते जाता है तो इसके लीव्स क्लोज होते जाते हैं और अपना फेस टर्न कर लेता है, फिर दूसरी तरफ मोड़ लेता है। इस तरह एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड एंड वाटर एंड टू अवॉइड डेंजर। एनिमल्स क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किस लिए? टू फाइंड फूड, अपना खाना तलाश करने के लिए, अपनी पानी तलाश करने के लिए, एंड टू अवॉइड डेंजर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? तुम्हारी आवाज आ रही है? Are you listening me? All movement uses of energy. अब ये तमाम मूवमेंट जो है, चाहे वो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हो या सर्टेन बॉडी के पार्ट्स मूव करें, ये सारे के सारे यूज अप करते हैं एनर्जी। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। अब आपके पास यहाँ देखिए, आपके लेफ्ट पे देखिए सीडलिंग्स बने हुए हैं, यानी बेबी प्लांट्स हैं। और ये बेबी प्लांट्स कहाँ ग्रो हो रहे हैं? जहाँ सनलाइट है उसकी तरफ ग्रो हो रहे हैं। तो जब इनकी डायरेक्ट ग्रो होते हैं तो मूव करते हैं, जो आपको इतनी स्लोली मूवमेंट होती है कि आपको नजर नहीं आती, आपको दिखाई नहीं देता, बट प्लांट्स कैन मूव। अपनी जगह पे रहते हुए ही प्लांट्स मूव करते हैं। वो इनकी लोकोमोटिव मूवमेंट नहीं होती, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। इसी तरह ये बटरफ्लाई आपको नजर आ रही है, इंसेक्ट है। और ये तमाम इंसेक्ट जो है मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, है ना। ये अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए उड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ते हैं। कुछ इंसेक्ट्स के वन होते हैं, वन पेयर होता है विंग का, कुछ के 2 पेयर्स होते हैं। जैसे बटरफ्लाई के कितने पेयर्स हैं? 2 पेयर्स हैं विंग्स के, और ये आराम से फ्लैप करती हुई मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह जेलीफिश है। जेलीफिश देखिए, ये ऊपर की तरफ मूव करती हुई जा रही है। जब पानी में होती है जेलीफिश तो ये अपना वाटर स्क्वीज करती है अपनी बेल शेप बॉडी से। बेल शेप बॉडी को ये सुकेड़ती है और पानी स्क्वीज होता है, नीचे की तरफ जाता है और ये आगे की तरफ मूव कर जाती है। इस तरह ये पानी में मूव करती है। उसके बाद देखिए लीच बनी है। लीच किसे कहते हैं? जोंक को। और ये अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ती है। जैसे आपने तमाम कीड़े देखे जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, जो जिन्हें हम छोटे छोटे कीड़े जो अमूमन कैटरपिलर की तरह होते हैं,
ये अपनी बॉडी को स्क्वीज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्वीज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनकी मूवमेंट ऐसे होती है। इसी तरह बार्निकल फिक्सेस इटसेल्फ, बार्निकल ये वो होती है सीपियां टाइप की, और ये अपनी जगह पे एक जगह पे फिक्स रह जाती हैं और अपनी होल बॉडी वहीं रह के पूरी लाइफ उसी एक जगह पर ही गुजारती हैं, वहीं रह के मूव करती हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती। एट अ सर्टेन प्लेस ये अपने आप को फिक्स कर लेती हैं और अपनी होल लाइफ वहीं स्पेंड करती हैं। उसके बाद ये स्नेक है। स्नेक को अगर आप देखें तो ये लूप्स बना के ट्रैवल करता है अपनी लेंथ के हिसाब से और साइलेंटली आगे बढ़ता रहता है। स्नेक जब भी आता है तो आपको पता नहीं चलता है खामोशी से कैसे आ गया, तो उसकी मूवमेंट ही ऐसी होती है, साइलेंटली फॉरवर्ड मूव करता है। उसके बाद ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक बर्ड नजर आ रही है जो फ्लावर की तरफ उड़ रही है, बहुत फास्ट इसके विंग्स मूव करते हैं और ये 2 लार्ज विंग्स होते हैं और 4 लिम्स के मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। और ये बर्ड्स की फ्लाई करती है और जब ये सक करती है फ्लावर से नेक्टर, तो ये अपने दोनों विंग्स जो है तेजी के साथ मूव करती रहती है और वह रह के सक करती है। इसी तरह फिश है। फिश यूजेस इट्स हेड्स, बॉडी एंड टेल टू पुश थ्रू वाटर। जब फिश पानी में मूव करती है तो ये अपने हेड को, बॉडी को और टेल को यूज करती है पानी को आगे पीछे करते हुए ये आगे मूव करती रहती है। तो आपको ये डिफरेंट मूवमेंट्स समझ में आई कि मूवमेंट जो है ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। हम भी मूव करते हैं। हम कैसे मूव करते हैं? थ्रू आवर लेग, अपनी टांगों से मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जो हमें काम की जरूरत पड़ती है तो हम अपनी बॉडी के पार्ट सारे मूव करते हैं, जो पार्ट हमें मूव करना होता है हम उसे इस्तेमाल करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। हमारी मूवमेंट इस तरह से होती है। अब सेकंड हमारा लाइफ प्रोसेस है वो है ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल यंग लिविंग थिंग्स ग्रो। यानी जितने भी छोटे छोटे एनिमल यंग लिविंग थिंग्स होते हैं, बेबीज होते हैं, वो ग्रो होते हैं। जब आप छोटे, तो आप भी ऐसे ही, अभी आप छोटे हैं फिर बड़े हो जाएंगे तो ग्रो करेंगे ना, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी तो आप एडल्ट एज पे आएंगे, फिर उससे बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी ग्रोथ एक सर्टेन एज तक बढ़ती है और जिस तरह से इसी तरह और एक सम स्टेज पे आके वो रुक जाती है, स्टॉप ग्रोइंग। तो हम इंसान जो ह्यूमन बेबी है टेक्स ओवर 20 इयर्स टू ग्रो फुल साइज। ह्यूमन बींग्स का क्या ग्रोथ होती है? आपकी अभी एज है ग्रो होने की, आपके टिल 20 to 25 इयर्स जो है वो आपकी ग्रोथ होती रहती है और फुल साइज आप ग्रो हो जाते हैं एट द एज ऑफ 20 to 25 इयर्स। उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन एक हैरत अंगेज बात बताऊं आपकी, हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स ऐसे हैं, ईयर्स और नोज, ये हमारी पूरी लाइफ में बढ़ते हैं। आपको मालूम है? हमको बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है कि कितने बड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े नहीं होते। अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर दिया है उसी हिसाब से बड़े होते हैं। साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में कैलकुलेट किया है कि एक इंसानी शख्स का कान जो है 0.22 मिलीमीटर तक साल में बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 0.22 मिलीमीटर हर साल बढ़ता है। आपको पता है? आप हैरत है ना, आपका कान बढ़ रहा है, आपको नजर आता है आपका कान बढ़ रहा है हर साल 0.22। आपकी हाइट तो बढ़ रही है, अभी आप छोटे हैं तो आपकी हाइट बढ़ रही है, इसी तरह साथ साथ आपके कान भी बढ़ते रहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज की तरफ, ओपन पेज नंबर 24। पेज 24 पर आइए। कभी कभी स्लाइड पर सही नजर नहीं आता तो बुक में देख लिया कीजिए। इसी तरह ये देखिए एक यंग स्नेक बना है, बेबी स्नेक है, ये ग्रो होता है। इसका साइज जो है ना फिंगर साइज होता है, हमारी फिंगर के साइज के जितना होता है। और ये जब बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो 2 मीटर के साइज का हो जाता है, 2 मीटर लंबा हो जाता है। इसी तरह एक टाइगर है, टाइगर को बढ़ने में कितने दिन लगते हैं पता है आपको? चंद फ्यू इयर्स लगते हैं तो रीच ग्रो फुल साइज का हो जाता है। आपने एक देखा बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है कितना छोटा होता है और कुछ ही महीनों में वो एडल्ट कैट जैसा हो जाता है ना? कुछ महीनों में हो जाता है, देखा आपने कितनी जल्दी बढ़ता है। यानी कुछ महीनों में उसकी ग्रोथ फुल साइज की हो जाती है, एडल्ट जैसी हो जाती है। इसी तरह पौधे हैं, पौधे में बीन प्लांट आपका सामने नजर आ रहा है, इसको भी चंद हफ्ते लगते हैं। पौधों की भी डिफरेंट एज होती है बढ़ने की। कुछ पौधे जो है बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं, कुछ है ना स्लोली ग्रो करते हैं, उनको वीक्स लगते हैं किसी को,
मंथ्स लगते हैं ग्रो करने में, फुल साइज ग्रो होने में। इसी तरह एक स्मॉल सीड जो है, एक छोटा सा सीड आप लगाते हैं, उससे जो दरख्त बनता है उसको साल लगते हैं। इतना बड़ा जो आपको ट्री नजर आ रहा है, ये ट्री को कितने इयर्स लगते हैं, कितने स्टेजेस हैं देखिए, देयर आर 7 स्टेजेस टू ग्रो द सीड। सीड को ग्रो होने में कितने साल लगे? 7 स्टेजेस। और कई साल लगते हैं एक बिग ट्री बनने में, एक बड़ा दरख्त बनने में प्लांट को इतना टाइम लगता है। तो आपको समझ में आई कि एक ये हमारा सेकेंड लाइफ प्रोसेस था जिससे हमारी जिंदगी बढ़ती है। आपके पास यहाँ कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, सब देखिए स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखिए, आपकी बुक में भी है, ये आपको सॉल्व टीचर करना है। जी टीचर जी कहिए बेटा फाजिया। टीचर जो 24 पे पेज है वो मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है? मुझे पता नहीं। और 23 पेज भी जो आप पढ़ा रही थी वो बिल्कुल अलग है। अलग है? आपकी बुक चेंज हो गई आई थिंक सो, लेकिन टॉपिक तो यही है ना। टॉपिक देख के निकाल लीजिए, टॉपिक देखिए। नहीं टीचर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स नहीं है तो। क्लासिफिकेशन का पढ़ा रही हूँ मैं, लाइफ फंक्शन पढ़ा रही हूँ फाजिया, यूनिट 3। ये यूनिट यूनिट 3 3 निकाल। में तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स ही है। नहीं बेटा, यूनिट 3 में लाइफ फंक्शंस है। आगे देखिए, आपका यूनिट आगे पीछे होगा। कुछ बुक्स जो है ना गलत बाद में जो आई है वो गलत प्रिंट हुई है, आप चेक कर लीजिए। यूनिट 3 लाइफ फंक्शंस है, चेक कीजिए जरा, इंडेक्स में चेक कीजिए, बुक के इंडेक्स में देखिए नहीं लाइफ टीचर, फंक्शंस मेरे है। पास लाइव फंक्शन नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता बेटा, ये तो यूनिट है बुक में, सबके यूनिट है ना, तमाम स्टूडेंट्स के टीचर पास है। मेरे पास तो मेरे पास भी नहीं है, बस मेरा भी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग है। तो बेटा मेरा भी लाइफ फंक्शन, आप लोगों की बुक्स चेंज है क्या नीचे वाला है। बेटा? आप अपने इंडेक्स में चेक कीजिए, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो है यूनिट आपके बुक में। इंडेक्स क्यों में नहीं? देख लिया, वो नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स ये इसी वाली बुक है। ऐसा हो नहीं सकता बेटा, ये तो मेरे टीचर पास जो मेरा भी बुक है नहीं है। सबके पास नहीं है। तो मेरा भी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ओ नो, इंडेक्स में देख लिया सबने? यस मुझे मुझे दिखाइए, इंडेक्स दिखाइए, शो मी और इंडेक्स। आपने स्क्रीन पे कोई एक बच्चा मुझे दिखाइए। क्लोज कीजिए। तो ये नहीं, आगे पीछे तो नहीं है, इधर देखिए तो, मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा बेटा। नहीं बेटा, इसमें तो नहीं है, ये शुरू में ही होगा यूनिट जो हमारा जो, ये देखिए ब्रेन एंड नर्व्स है, उसके बाद आइए क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद क्या है, प्लांट्स है, उसके बाद आगे जाइए, ये आगे जाइए, मूव कीजिए, ये क्या है, ये हमारा सब्सटेंस एंड मैटर है, एंड द वाटर साइकिल। वाटर एंड साइकिल है। ये यूनिट है ही नहीं आपके उसमें। चलिए बेटा फिर देखते हैं, बात करते हैं, लेकिन मेरे अभी पास आप ये भी नहीं समझ, है। चलिए ये तो समझ लीजिए, वैसे ये वैसे है या आपके उसमें से या तो मिसिंग है या आपको कॉपी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको मैं स्लाइड ये दे रही हूँ ना, इसमें आप इसमें से देख के पढ़िए, लेक्चर में आपके मौजूद है और ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, उसमें से आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आपके यहाँ आप उसे अपनी स्क्रीन पे देखिए। अब आइए हम, हमारा जो थर्ड प्रोसेस है वो है फूड। फूड के बगैर लाइफ नहीं होती, लाइफ का एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फूड, न्यूट्रिशन। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेस। तमाम लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत होती है अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए? फूड की जरूरत होती है, क्योंकि फूड गिव्स देम एनर्जी। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स अपना एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं?
बाय ईटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स खा के वो एनर्जी लेते हैं। फिश कैसे खाना खाती है? फिश सॉलो करती है होल फूड को, लम्स की सूरत में खाती है। दे डू नॉट च्यू, ये चबाती नहीं है, ये निगलती है अपना खाना, सॉलो करती है। ठीक है। इसी तरह काऊ क्या करती है? काऊ है, डियर है, गोट्स है, एनिमल्स जो हर्बीवोर्स होते हैं, च्यू देयर फूड, ये सब भी अपना खाना चबाकर खाते हैं। मॉस्किटो, मॉस्किटो अपना फूड कैसे लेता है? इसके यूजेस नेडल लाइक माउथ पार्ट है इसका, नेडल लाइक होता है। ये ह्यूमन ब्लड और एनिमल ब्लड को सक करता है और इस तरह ये अपना पेट भरता है। इसी तरह एंटीलाइन है, एक एंटीलाइन जो होता है ये देखिए जूं की तरह होती है जो आंट्स को ट्रैप करके उनको खाती है। इसी तरह प्लांट्स, प्लांट्स कैसे अपना एनर्जी लेते हैं? प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, लेकिन प्लांट कभी भी दूसरे एनिमल्स को खा के या उनको लेके नहीं खाते। प्लांट्स गेट विथ ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड। जिन प्लांट्स के ग्रीन लीव्स होते हैं दे मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये एक प्रोसेस के जरिए खाना खाते हैं, दिस इज कॉल्ड, खाना बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या होता है कि ये जमीन से अपना पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और एनर्जी लेते हैं सन से, सनलाइट से, और इस तरह ये अपना खाना तैयार करते हैं और उसी पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। ये आप ये देख रहे हैं ये प्लांट कैसे है? ये प्लांट ऐसे हैं कि ये अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, इनके ग्रीन लीव्स नहीं होते। रेफ्लिशिया ये एक फ्लावर है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर होता है। ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट कौन से लिविंग थिंग्स होते हैं? जो जिंदा चीजों के ऊपर रह के अपना खाना खाते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। ये भी किसी भी दूर से लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और वहीं से खाना लेते रहते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं तैयार करते, ना ही कहीं से लेकर खाते हैं। तो प्लांट भी ऐसे ही करते हैं, ये अपने उनके ऊपर रहते हैं, दूसरे लिविंग प्लांट भी जो अपना खाना तैयार करते हैं उनके प्लांट के ऊपर रह के अपना खाना उनसे लेते हैं। इसी तरह मशरूम है, मशरूम के भी लीव्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट मेक देयर फूड, ये भी अपना खाना नहीं बनाते हैं और ये जमीन से अपना खाना लेते हैं। जमीन में जो खाद हम डालते हैं उससे ये अपना खाना लेते रहते हैं। इसी तरह ये एक प्लांट है पिचर प्लांट, आप ये देख रहे हैं सुराही की तरह के फूल है और इसके अंदर जो है पिचर प्लांट कहलाता है। ये सुराही की तरह होता है और इसमें इंसेक्ट जब अपना रस चूसने के लिए इसके अंदर जाते हैं तो ये उसको ट्रैप कर लेता है, ये ऊपर से अपने आप को बंद कर लेता है और उसको सक करता है, तो उसको खाना अपना खाना बना लेता है उस इंसेक्ट को। इसी तरह ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये भी देखिए थॉर्नी होता है थोड़ा सा, और ये भी इंसेक्ट जब इसके ऊपर बैठते हैं तो ये उसको इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। किस तरह से फ्लाइज को ट्रैप किया हुआ है और इस तरह ये उसको सक करके अपना खाना हासिल करता है। तो ये पैरासाइट है। ये दीज प्लांट्स आर पैरासाइट, रेफ्लेशिया, पिचर प्लांट, मशरूम एंड वीनस, दीज प्लांट्स आर पैरासाइट। अच्छा, अब आइए हमारा फोर्थ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। पहला हमारा था मूवमेंट, दूसरा हमारा ग्रोथ, तीसरा फूड और नंबर फोर्थ है रेस्पिरेशन। सांस के बगैर तो कोई लिविंग थिंग नहीं रह सकता, है ना? सांस लिए बगैर कोई रह सकता है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव, है ना? तमाम लिविंग थिंग्स को किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कोई भी लिविंग थिंग ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तमाम लिविंग थिंग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है सबको? आर यू लिसनिंग मी? जी बेटा, Yes, miss. आ रही है? Yes, miss. ओके बेटा, ओके बेटा। तो अब ये जो एनिमल्स हैं देखिए, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं,
इसमें लिखा है ना यहाँ पे, ये वाले प्लांट बने ग्रीन प्लांट्स, इनके स्पाइरेकल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये अपने स्पाइरेकल्स के टाइनी होल्स होते हैं लीव्स में, इंसेक्ट्स की बॉडी में, वो उससे सांस लेते हैं। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉस्ट्रिल। जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये अपनी नाक से या उनके जो नॉस्ट्रिल हैं, आप देख रहे हैं बच्चे नोज बनी हुई है, लंग्स बने, इससे सांस लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसी तरह फिश है, फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। तमाम फिश जो हैं ये गिल्स से सांस लेती हैं और गल्प वाटर इनटू द माउथ एंड विच पासेस थ्रू आउट द गिल्स। ये मुंह से अपने पानी लेती हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और गिल से ये पानी बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है गिल्स के अंदर। फिश हैव नॉस्ट्रिल, फिश के नॉस्ट्रिल होते हैं बट दे डू नॉट यूज देम टू ब्रीथ। फिश इनको यूज नहीं करती सांस लेने के लिए, दे यूज देम टू स्मेल। तमाम जो बेटा जवेरिया क्या प्रॉब्लम हो गई है? दे यूज देम टू स्मेल विद। तो ये अपनी जो नॉस्ट्रिल हैं, नसें जो हैं, इनसे सांस नहीं लेती बल्कि ये अपनी नॉस्ट्रिल को सांस लेने के लिए नहीं, स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स है, ये प्लांट्स में कैसे सांस लेते हैं? प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा इन द लीव। लीव्स में छोटे छोटे स्टोमेटा होल्स होते हैं जो आपको नजर नहीं आते, बहुत छोटे होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा कहते हैं एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स। ये एयर और वाटर इन होल में से पास होते हैं और प्लांट्स अपनी ब्रीदिंग करते रहते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जैसे अर्थवॉर्म है, फ्रॉग्स हैं, ये ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है बहुत गीली होती है, क्या कहते हैं, थोड़ी सी स्लिपरी होती है स्किन, उसकी सरफेस। दे लिव इन वाटर एंड दे ब्रीथ आल्सो विद देयर मॉइस्ट बॉडी। अपनी मॉइस्ट बॉडी से ये सांस लेते हैं, ठीक है। ये आपका फोर्थ प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन। उसके बाद हम आते हैं वेस्ट। आपको पता है कि तमाम बॉडी लिविंग थिंग्स टेक इन फूड, हम खाना लेते हैं तो सम ऑफ द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड। हम अब जब खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ खाना ऐसा होता है जो खाने ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होते दे पास आउट एज वेस्ट। ये एज वेस्ट जो है पास आउट हो जाते हैं और हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये सारे वेस्ट हमारी ब्लड से या टिश्यू से या ऑर्गन से रिमूव हो जाते हैं एक प्रोसेस के जरिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन का एक प्रोसेस कहलाता है और इससे ये तमाम वेस्ट हमारी बॉडी में भी इसी तरह हम वेस्ट पास आउट करते हैं, ना करें तो हमारी बॉडी में जो स्टमक है इंटेस्टाइन में ये पॉइजन जमा होता रहता है और हमें बीमार कर देता है। तो ये वेस्ट हमारी बॉडी से पास होना बहुत जरूरी होता है। पानी है या सॉलिड फूड है, ये पास होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हमारा है, इसके नीचे देखिए सेंसिटिविटी का एक प्रोसेस है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू फील थिंग्स अराउंड देम। ये एबिलिटी होती है लिविंग थिंग्स की तरह जो अपने आसपास की चीजों को फील करती हैं, हमारे इर्द गिर्द जो चीजें मौजूद होती हैं उनको फील करती हैं। मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसेस एज ह्यूमन। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में कितने सेंसेस होते हैं? हाउ मेनी सेंसेस ह्यूमन बीइंग्स हैव? कितने सेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में? 5 है ना, ये तो सबने पढ़ा है ना। देयर आर 5 सेंसेस, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड जो हो गए 5। ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं उनमें भी ये सेंसेस होते हैं। दे हैव दो, देखिए नोज तो सब में होती है ना, सांस लेने के लिए, स्मेल करने के लिए नोज होती है, आइज टू सी, ears टू हेयर, टंग टू टेस्ट, स्किन टू टच एंड फील।
तो सम क्रिएचर्स फील थिंग्स विद स्पेशल बॉडी पार्ट्स। हमारे पास जो यहाँ पे देखिए कुछ लिविंग थिंग्स हैं जो इनकी फीलिंग्स, इनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो खास है, सेंसिटिविटी ऑर्गन्स। इंसेक्ट्स, अच्छा पॉइंट हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। इसके बाद में होमवर्क यहाँ से जो हमारा सेंसिटिविटी तक हो गया ना, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आप लोग डोंट लीव द क्लास, ठीक है? क्लास लीव नहीं कीजिएगा, आपकी नेक्स्ट क्लास होने जा रही है। ओके ओके टीचर। अभी सब जाइएगा ना, आपकी जो है ना मुझे पार्टिसिपेंट की वो देनी है, स्क्रीनशॉट लेके। स्क्रीनशॉट ले लो। काम करेगी। सेटिंग करो, खड़ी हो जाए। मैं यहाँ हूँ और मैं क्या हो गया, मैं इसकी खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? नहीं ठीक है। अच्छा, अभी आपकी मिस आयशा ने क्लास ली है। अब बेटा हमारी क्लास शुरू हो रही है उर्दू की। अच्छा, अपनी बुक और कॉपी रेडी कर लीजिए। आज हम उर्दू में आपको कॉपी वर्क करवाएंगे, कॉपी का काम करवाएंगे। आपका चैप्टर है किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। ओके डन। अब अपनी कॉपीज रेडी कर लीजिए, कॉपी पे टाइटल बना लीजिए। जिस तरह से ये लिखा हुआ है नबियों की कहानियां, किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, टाइटल बना लीजिए बेटा। मिस कश्ती और मछली बनानी है। कुछ नहीं, सिर्फ आप जो ये बने हुए हैं ना नबियों की कहानी और किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बस सिर्फ वो जस्ट लिखना है आपने। बाद में आप अपना जो है ना वो ड्राइंग ड्रॉ करते रहिएगा। अभी तो सिर्फ आप टाइटल। नहीं हो रही जी क्या नहीं हो रहा? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन तो शेयर हो रही है, अपना बच्चों को हो रही है स्क्रीन शेयर। अच्छा चलिए बेटा। अच्छा टाइटल सबने रेडी कर लिया? मिस 1 मिनट रुक जाए। बिल्कुल रुक गए बिल्कुल। बिल्कुल रुक गए जनाब, रुक गए हैं। जी मिस शाजी आपके साथ हैं इस वक्त उर्दू की क्लास में। अब डेट मेंशन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आज हमने ये काम किया है। ठीक है बेटा, डेट सबसे पहले मेंशन होगी। और दूसरी बात ये कि आपका जो इसका इंडेक्स है तो वो भी आपने रेडी करना है। सही बेटा, जैसे आपने हम का किया था, ठीक है। फिर आपने उसका चैप्टर का किया था फनाबंदारी बेटे से मोहब्बत, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इसका भी इंडेक्स भी रेडी करना है। मिस शाजिया, बेटे से मोहब्बत के टाइटल। अल्फाज मायने है ना, क्या कहते हैं, बुक में से ही करने हैं ना, चीज आपने करवाए नहीं थे ना जी उससे लिखता। जी बुक में से लिखकर।
बुक पे से करना। जी चलिए जनाब, अब हमारा टाइटल तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ड्राइंग ड्राइंग सब आप बाद में करते रहिएगा। अच्छा, अब उसके बाद है हमारा किस्सा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। इस वाक़े का आखिरी पैराग्राफ है, हमें जो ये होमवर्क पे ही करना है, ठीक है बेटा। मिस ये क्या चीज है? ये बेटा पैराग्राफ है, राइटिंग है, खुशखती करेंगे ना आप राइटिंग। अच्छा तो वो जो है वो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो बुक पे से देखिए आखिरी पैराग्राफ है, वो आपने होमवर्क पे करना है। ये आपने अभी नहीं करना, बस आप सिर्फ ये लिख लीजिए कि खुशखती, इस वाक्य का आखिरी पैराग्राफ खुशखत लिखना है। बस सिर्फ ये लिखिए, इस वाक्य का आखिरी पैराग्राफ खुशखत लिखना है। बुक में देखिए सफा नंबर 20 पे देखिए, बुक में लास्ट पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ। अल्लाह ने सच्चे दिल से की जाने वाली, हाँ मैं पैर बांट दूंगी। ठीक है, उनकी तौबा कबूल फरमाई, यहाँ से लेकर कर दिया तक ये आखिरी पैराग्राफ है। ये आपने होमवर्क पे करना है। मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूँ, ये आपने काम होमवर्क में करना है, ठीक है। ठीक नेक्स्ट, है। अल्फाज मायनी। स्क्रीनशॉट लेके होंगे मैं तो सभी को। चलिए जनाब, अल्फाज मायनी पे आ जाइए। अपनी कॉपी पे लाइन ड्रॉ करिए, डेट मेंशन करिए। अभी मैं अभी कर रही हूँ, ना कराएंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। अल्फाज मायनी लाइन ड्रॉ करिए। अल्फाज में आपको पहला लफ्ज है इसका तामील, हुक्म बजा लाना। मिस राइटिंग करनी है ना? जे राइटिंग करनी है लास्ट पैराग्राफ की। वो पेज आप अभी रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, अल्फाज मायनी पे। अच्छा, आपने डेट मेंशन की है सबने? विदाउट डेट मेंशन किए हुए आप कोई काम नहीं करेंगे, जो डेट वाइज काम चाहिए आपका, ठीक है। जैसे आप क्लास में काम करते थे, आपकी कॉपी बिल्कुल रेडी होती थी, डेट मेंशन होती थी, जमात का काम लिखा हुआ होता था, बिल्कुल वैसे ही आपने वर्किंग करनी है। ब्लू कलर आपने यूज करना है सवाल के लिए, और पेंसिल आपने जवाब के लिए यूज करनी है। अल्फाज मैंने पहला लफ्ज तामील, हुक्म बचा लाना। दूसरा है तबलीग, नसीहत, अल्लाह के काम लोगों तक पहुंचाना। तीसरा लफ्ज है मशवरा, राय लेना। चौथा है तौबा करना, गुनाह ना करने का वादा। पांचवा है आपका नाजिल होना, उतरना, अल्लाह की तरफ से भेजा जाना। छठा लफ्ज है शर्मिंदगी, नदामत। सातवां लफ्ज है कसूर, गलती। आठवां लफ्ज है इंतजार, राह तकना। नौवां लफ्ज है आपका हुक्म, फरमान। नंबर 10 लफ्ज है आपका इनकार, मना करना। और 11 लफ्ज है तवज्जो, ध्यान देना या ख्याल। ये 11 अल्फाज मायने हैं। बेटा स्क्रीन खराब नहीं करिए, स्क्रीन खराब नहीं करिए। आपने जिससे कोई खराब करता है
नहीं करते ना अपनी चीज को खराब, कितनी बुरी बात है, आप स्क्रीन को खराब कर रहे हैं। अल्फाज लिख लिया आपने सबने? अल्फाज मायनी चलिए, अब उसके बाद आपके दूसरा पेज है, उस पे हमें करने हैं अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले में लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अल्फाज लिख लीजिए जुमलों के, और जुमले आपने खुद से बनाने, बहुत अच्छे अच्छे जुमले बनाने हैं और खुद से बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, इस पेज पे भी आपने जो है वो डेट मेंशन करिए, तारीख डाल लीजिए। आज 12 तारीख है, 8वां महीना 2021। जी जी बेटा, जी कहिए। मैंने दिखा दे, वो मेरा हुआ नहीं है अभी। मैं अच्छा। स्क्रीनशॉट ले लूंगी, बाद में कर लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जी ले लिए, ठीक है, ले लिया। चलिए। अच्छा, उसके बाद है अब आपके ये अल्फाज जुमले हैं, ठीक है। अल्फाज जुमले में अल्फाज देख लीजिए, पहला लफ्ज है तामील। पहला लफ्ज है तामील, हुक्म मानना। जुमले आपने खुद बनाने हैं बेटा, ठीक है। ये वाले लगा दिया। अल्फाज मानी दोबारा से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके कैमरा बंद है। बेटा, कर लिया? चेंज कर दूं स्लाइड? ओके डन। चलिए, अब अल्फाज जुमले हैं तामील, तबलीग। तबलीग के मायने क्या है? नसीहत, अल्लाह के काम लोगों तक पहुंचाना, तबलीग करना। फिर इंतजार, राह तकना। हुक्म, फरमान। इनकार करना, मना करना। महसूस करना, एहसास, तवज्जो, ध्यान, ख्याल, ठीक है। ये अल्फाज हैं, इनके आपके जुमले बनाने हैं, आपको जुमले बनाने हैं, और आप जुमले आपको खुद बनाने हैं अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है। सही, ये वाले जुमले नहीं बनाने, जुमले ये वाले नहीं बनाने, आपको जुमले खुद बनाने हैं। बहुत अच्छे जुमले। तामील का जुमला क्या आप बनाएंगे बताइए? वो काम, कौन सा काम? एसटी में कोई काम ही नहीं, वो पहली बात। ये वाला नहीं बताइए, आप उससे बताइए तामील का जुमला क्या बनाएंगे? महाद, आपका जवाब बताइए। अच्छा, अब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, जुमले आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। अभी तो सब आपको जवाब ही नहीं दे रहे हैं। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, इसमें है आपके सवाल और जवाब, ठीक है। सवाल और जवाब में पहला सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर क्यों गए थे? सवाल नंबर 4 आ गया। नहीं, ये नहीं, देखिए सवाल नंबर 1 है, पहला सवाल है, आ गया। ठीक है। पहला सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर क्यों गए थे? जल्दी नहीं। इसका जवाब नोट कर लीजिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बस्ती के लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए ना सुबह ने अल्फाज मैंने बोले हज़रत नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया, उससे तक कोशिशें करते रहे। आपकी क्लास में
और अलग अलग का पैगाम पहुंचाते रहे, लेकिन लोगों ने आपकी बात मानना पूरे ठीक है पूरे ठीक है भाई। आपकी बात मानना तो दूर की बात, आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसी वजह से आप परेशान होकर बस्ती छोड़कर दरिया के किनारे चले गए। ये है पहले सवाल का जवाब। सवाल नंबर 2। कश्ती इसलिए उन्होंने आपस में मशवरे शुरू कर दिए। मेरे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ताकि आराम से ऑनलाइन क्लास हो सकता है ना। पकड़ने की जरूरत नहीं है ना फिर इसको। तुम वहां बैठो, इधर रखो, बस ऐसे ले सकते हो। तुम भी नजर आ रही हो। थोड़ा सा पर्दा हटाओ ताकि रोशनी पड़े तुम पे। ओए पर्दा हटा। नहीं चल सारा स्क्रीन आ रही क्या कर रही हो? चलो ना, है। आपने चलो मैं स्क्रीन समझा रही हूँ की ना। है। नहीं उधर चलो ना, ये पढ़ रही है। अब क्या तो ऑनलाइन बोलेंगी, इसको थोड़ी समझ में आएगा। अब्दुल्ला चलो आ इधर यार। टीचर आपने स्क्रीन शेयर की है। आदि टीचर आपने स्क्रीन शेयर की है। अब्दुल्ला आ जाओ। नहीं टीचर नहीं है। टीचर नहीं है क्लास। ऑनलाइन क्लास हो रही तो जा हाथी जाओ यहाँ से। थप्पड़ पड़ जाएगा। जी बेटा, जी बेटा, पहला टीचर सवाल हो आपने चुका है हमारा। स्क्रीन शेयर ठीक की है मेरी स्क्रीन जी बेटा, स्क्रीन 1 मिनट रुक जाइए। स्क्रीन शेयर अभी हो रही है। पहला सवाल आपने कर लिया है। ठीक, अब हाँ अब आ गई है। जरा सा कुछ नेट का मसला हो गया था। ये देखिए आपके स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है सही, ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 2। कश्ती को डूबने से बचाने के लिए लोगों ने आपस में क्या मशवरे शुरू कर दिए थे। पहला सवाल सबका हो गया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है। कश्ती में सवार लोगों का ख्याल था कि कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार है, इसलिए उन्होंने आपस में मशवरे शुरू कर दिए। इस शख्स को निकालने से शायद हम कश्ती में निकालने से शायद हम बच जाएं। पहला सवाल करने के बाद फिर अब ये दूसरा सवाल है। ठीक है, कश्ती को डूबने से बचाने के लोगों ने आपस में क्या मशवरे शुरू कर दिए थे। उनके ये मशवरे उन्होंने आपस में शुरू कर दिए थे कि कश्ती में शायद कोई भागा हुआ गुलाम सवार है। वहां कश्ती में सवार लोगों का ये ख्याल था, इसलिए उन्होंने आपस में मशवरे शुरू कर दिए कि इस शख्स को निकालने से शायद हम बच जाएंगे। क्या मैं तो स्क्रीनशॉट लिया ना, ठीक ना करवाएंगी। अब है सवाल नंबर 3। पूरा चैप्टर समझाओ मैंने। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों से क्या कहा और उनके ये कहने की वजह क्या थी। चिट्ठी चाची मेरे को पीछे का मोटा देगा। मोटा देगा।
किसने नॉइज दिया मेरा? मैं बहुत शोर हो रहा है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। इनका माइक मेरी- ऑफ कर दे। चलिए अच्छा, मैं इनका माइक ऑफ कर देती हूँ सबका, फिर आपको आवाज आएगी, ठीक है। जबकि सामने बेटा आपके स्क्रीन पे है, इसमें ऐसा कोई मसला है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको मसला हो रहा है, असल में मैं रिस्पॉन्स भी देख रही होती हूँ ना, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, तो वो बाद दफा ये कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही या कुछ नहीं मसला हो रहा, बस हमने अभी नहीं किया, तो वो चीजें भी फिर जो है वो देखनी पड़ती हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किश्ती वालों से क्या कहा और उनके ये कहने की क्या वजह थी। इसका जवाब सुन लीजिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों से कहा, तुम लोग मुझे कश्ती से निकाल दो, इस तरह शायद तुम्हारी जान बच जाए। उनका ये ख्याल था कि मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूँ जिसने अपने मालिक यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ दी। ठीक है बेटा। अच्छा, कितने बच्चों ने ये 3 सवालों के जवाब जो हैं वो अभी तीसरा तो खैर कर ही रहे होंगे, 2 के कर लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टीचर मेरे 3 क्वेश्चन हो गए। ओके डन, चलो शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने ब्लू और ब्लैक पेंसिल यूज कर रहे हैं ना आप लोग, डेट मेंशन कर रहे हैं? ठीक है, सवाल के लिए आपने ब्लू कलर यूज करना है और ब्लैक पेंसिल जो है वो अपने जवाब के लिए यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है कॉपी में, कभी ख्याल रखिएगा। इंडेक्स जरूर बनानी है, इंडेक्स पर डेट मेंशन करिएगा। एक स्क्रीन खराब नहीं करिए, स्क्रीन खराब नहीं करिए, बहुत बड़ी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो। काम बता रही है, कोई गलत स्क्रीनशॉट लिया तो आई है बच्चे स्क्रीनशॉट ही ले लो। मम्मा का लीजिए ना। जब आपकी क्लास हो रही होती है ना बेटा, ड्यूरिंग क्लास ये पीछे बैकग्राउंड की जितनी आवाजें हैं ना, थोड़ा सा इन लोगों को खामोश करवा दिया करें, ठीक है। पीछे से आवाजें आ रही होती है तो बहुत बुरा मालूम होता है, अच्छा नहीं लगता ऐसे पीछे से आवाजें आना। क्लास में भी जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो खामोशी होती है ना क्लास में, ये क्लास हो रही है ना आपकी, तो ये बैकग्राउंड साउंड जो है वो सारे बंद करवा दिया करेंगे। पीछे से कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, अच्छा मालूम नहीं देता। चलिए अच्छा, ये 3 सवाल हो गए हैं। अब सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4, कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम दोबारा कुर्रा में डालने पर उन्हें पानी में फेंकने पर क्यों तैयार नहीं थे। अब कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम दोबारा भी निकलने पर उन्हें पानी में फेंकने पर क्यों तैयार नहीं थे, जबकि उनका नाम दोबारा कुरानंदाजी में आ चुका था, फिर भी वो उन्हें पानी में फेंकने पर तैयार नहीं थे। अब इस सवाल का जवाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी, उनके बुढ़ापे को देख के, उनकी बुजुर्गी को देख के, उनके नूरानी चेहरे को देख के कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम दोबारा कुर्रा में निकलने के बावजूद उन्हें पानी में फेंकने के लिए तैयार नहीं थे। सवाल नंबर 4 है। अच्छा, इस पेज पे भी आपने डेट मेंशन करनी है, ठीक है। और सवाल नंबर 4 लिखना है, कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम दोबारा कुर्रा में निकलने पर भी उन्हें पानी में फेंकने पर क्यों तैयार नहीं थे। जवाब है इसका, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी, उनके बुढ़ापे को देख के, उनके नूरानी चेहरे को देख के
कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम दोबारा कुरअंदाजी में निकलने के बावजूद उन्हें पानी में फेंकने के लिए तैयार नहीं थे। अब है बेटा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी वो लिखिए और उसका मफहूम भी लिखिए। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी वो लिखिए, उसका मफहूम लिखिए। लगा कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लूं। इसका जवाब सुन लीजिए। इसका जवाब है कि मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमीन पूरा नहीं आ रहा। मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ा लाम मीम ये और फिर नून ज़ालिमीन। ठीक है। अच्छा, इसका मफहूम सुन लीजिए। इस दुआ का मफहूम क्या है जो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी 40 दिन तक, और फिर अल्लाह ने उनको मछली के पेट में से निजात दी थी। मछली ने उनको उगल दिया था बाहर खुश्की पर। उसका मफहूम है उस दुआ का, नहीं है कोई माँ। बेटा आपस में बातें नहीं करिए प्लीज। मिस जी आप सवाल नंबर 3 दिखाइए, तुमको स्क्रीनशॉट लेना है। जी, मैं पहले ये कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगी। सही। अच्छा, इसका मफहूम है इस दुआ का ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मफहूम है इसका, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, आप पाक हैं और बेशक मैं कसूरवार हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआ मांगी वो ये है, दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और मफहूम है उसका, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, आप पाक हैं बेशक मैं कसूरवार हूँ। अच्छा, अब मैं दोबारा से ये 5 सवाल हो चुके हैं। यू हैव डन, सबने कर लिए, काम कर लिया सबने? या आपने खुद कर रहे हैं तो कर लिया? ओके डन, सही। चलिए अब हम दोबारा से ये है सवाल नंबर 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा। ये जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसका वो ले लीजिए। जवेरी अपना माइक ऑफ कर लो, आपके पीछे से शोर आ रहा है। अच्छा, चलिए अब उसके बाद है ये वाला सवाल नंबर 4 और 5। जी 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 जी, कहिए। अच्छा, अब आ जाइए आप अपनी इंडेक्स पे और मुझे इंडेक्स अपनी शो करिए कि आप जो है वो इंडेक्स
आपने बनाई है या नहीं बनाई? जल्दी से इंडेक्स बनाइए अपनी। मैं तो नेक्स्ट का पेज ही नहीं छोड़ा। अच्छा लास्ट में बना लीजिए, कॉपी के लास्ट में देखिए पेजेस आपके बहुत सारे हैं, ब्लैंक पेजेस हैं, उन पे आप अपने इंडेक्स फौरन जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए, बना लीजिए। मेरे तो होती रहती है। जब ये लेट के क्लास में हुई, जब ये लेट के क्लास में हुई, अच्छा इसमें इंडेक्स में देखिए आप सबसे पहले तो हजरत यूनुस अलैहि, किस्सा हजरत यूनुस अलैहि सलाम, चैप्टर का नाम, ठीक? नहीं फिर उसके बाद लिखिए आखिरी आखिरी पैराग्राफ खुशखती, और डेट मेंशन करते जाइएगा। कल है आज, 12 तारीख है आज। टमाटर लगा नहीं लगेंगे, मुझे नहीं पता लगे बेटा कितना बैकग्राउंड का जो शोर है, आपस में लड़ाई बुरी बात होती है ना, ऐसे तो नहीं करते ना क्लास अपना में माइक ना। ऑफ कर लो, शोर आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा इंडेक्स प्रिपेयर हो रही है आप लोगों की, किस्सा यूनुस अलैहिस्सलाम, उसके बाद आखिरी पैराग्राफ खुशखती। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए अल्फाज मायनी, डेट मेंशन कर लीजिए, 12 तारीख है आज। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अल्फाज जुमले, डेट मेंशन कर लीजिएगा, 12 तारीख। फिर उसके बाद वाली लाइन में लिखिएगा सवाल और जवाब विद डेट मेंशन कर लीजिए। वो शुराइल को बुला लो, फातिमा को। मिस अल्फाज जुमले कितने हैं? बेटा अल्फाज जुमले हैं आपके 7 है। गाइस हमने लगाए हुए हैं ये 7 है। ओके 7 है। अच्छा अब जुमले जरा मुझे बना के बताइए, ये मैंने जो ना वो सामने स्क्रीन पे तो देखो यार, जुमलों वाला आपका पेज शो किया हुआ है, जुमले बनाइए 1 बाय 1। पहला लफ्ज है तामील, तामील का जुमला बनाइए। महाद आप बनाइए, बाजिया, महत, निहाल, हमें अल्लाह ताला कितने सारे करनी चाहिए। हाँ वो तो बेटा ये सामने वो तो ये बना हुआ है, उसके अलावा बनाइए ना कोई और जुमला भी तो बताइए। हमें बड़ों के हुक्म की तामील करनी चाहिए। ठीक शाबाश, बहुत अच्छा जुमला बताइए। हमें अच्छा, तवज्जो नंबर देके पढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये भी सही, तवज्जो का जुमला बिल्कुल सही। तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज से गई मेरे पास। हमें अपनी अम्मी और अब्बू का हुक्म मानना चाहिए। तुम दोनों ही जाओ। ठीक है, अच्छा सही। अब उसके बाद हाँ अब जुमला है तबलीग का जुमला बनाइए। अच्छे बच्चे ना आबिद ऑनलाइन आप क्लासेस बनाइए। दिए ना, हमें तवज्जो से पढ़ाई करनी चाहिए। तबलीग आप अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए निहायत तकलीफ उठाई है। नहीं, तबलीग का जुमला बनाना है।
तबलीग का जुमला बनाना, तबलीग का तलफ़्ज़ आया ही नहीं उसमें। हासिल की। हेलो क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया? दोबारा बोलिए। आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग हासिल की। इस्लाम ने अपनी उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए तबलीग इस्लाम के लिए बहुत तकलीफें उठाई। ठीक, सही। चलो बेटा, फिर उसके बाद इंतजार। इंतजार। हाँ, तो खेलो है ना। मैं हैदराबाद से कराची जा रहा था, तो वहाँ इंतजार के किया। लिए इंतजार कर रहा था। इतना लंबा जुमला। चले और कोई बनाइए, इसके अलावा और कोई जुमला बनाइए। महसूस, इंतजार नहीं, पहले इंतजार का बना अभी लीजिए एक अच्छा सा गर्मी कोई। महसूस होती है। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। मैं सारे तो बता दिए, अब कौन से बताएं आपको? हुक्म है, अभी तो इनकार है। बता दिए। और इनकार का जुमला बनाइए। इनकार का, हमें कभी भी पढ़ाई से दूर ओ अगर कोई हमें बोले पढ़ने का तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही। फहद सब बना रहे हैं। फहद, बड़ों का हुक्म मानना चाहिए। मास, मास, हाँ, बड़ों को मानना चाहिए, सही है। ठीक, मास जुमले सारे बना रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों की इंडेक्स में हम की इंडेक्स रेडी हो चुकी है। ठीक, सही। चलिए उसके बाद, हाँ, जो उसके बाद है बेटे से मोहब्बत चैप्टर, उसके इंडेक्स रेडी है। यस मिस। डेट वाइज, डेट वाइज। फिर हजरत किस्सा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, सही। ये 3 हो चुके हैं। ठीक, अब इसका जो होमवर्क है आपका, वो आपको सेंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका काम कंप्लीट सब कुछ हो चुका है। किसका होमवर्क मिल ठीक, जाएगा? हाँ, होमवर्क, हाँ, किसका सब होमवर्क कुछ मिल जाएगा? यूनिवर्सिटी पे आपको जो है वो होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारी जो है वो क्लास ऑफ होने वाली है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये तमाम मिस काम आप भी। कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, कॉपी ओके चेक मिस। करने के लिए आएंगी ना, सही है, तो कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में आप ये तमाम काम करके रखिएगा। ओके मिस। ओके सही है, मिस। फिर इंशाल्लाह ताला हमारी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारी दुआओं यस के मिस। साथ। क्लास खत्म हो रही है, आप रहिए अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज मिस। ऑनलाइन क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज अल्लाह मिस। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना अल्लाह बहुत हाफिज ख्याल रखिएगा। मिस। अल्लाह हाफिज अल्लाह बेटा। हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। टीचर। अल्लाह हाफिज। कभी तोता बोलता है तो कभी चिड़िया आ जाती है, किसी के चोटियां आ जाती है, तो किसी बहन भाई की लड़ाई हो जाती है, कोई किसी की अम्मा की लड़ाई होती है, कोई बच्चा। अबे सब क्लास को लीवर कर रहा है। मैं सबने लीव कर दिया, मैं भी कर दूं। लीव कर दूं। कर लगा।
क्या